हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अपनी कक्षा। तो मैं हूं गगन, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। तो आज की इस वीडियो में हम शुरुआत करने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के क्वेश्चंस की। आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है, हर चैप्टर के साथ साथ अपलोड करा दूंगा मैं क्वेश्चंस, है ना। हर चैप्टर को जैसे आप करोगे आप उसके क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक आपको ट्राई करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशंस देखने हैं। जिन जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है पूरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरी वीडियो देखो, मैं ऐसा कतई नहीं बोलूंगा। अगर आपके मान लो 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन में से आपके मान लो 5 क्वेश्चन डाउट आए तो उन 5 क्वेश्चन को ही आप स्किप करके आप देख सकते हो, अदरवाइज पूरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। सही है। तो ये आपके लिए बनाया गया है क्या, ताकि आपका एक भी डाउट मिस ना हो। इसलिए पूरी की पूरी वीडियो को कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि क्या हो बेटा, कॉन्सेप्ट भी नया सीखा जाए क्वेश्चंस के थ्रू। अगर कुछ मिस हो जाता है क्लास में, क्योंकि क्लास छोटी रहती है अपनी, है ना भाई, इतना बड़ा चैप्टर एक क्लास में करना संभव नहीं है वैसे ही, फिर भी अगर कराते हैं और कुछ चीज रह जाती है तो क्वेश्चंस के थ्रू करा दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा अपना पहला क्वेश्चन फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बेटा, अपने पास क्या है। अ मेटल रोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, एक रोड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बेटा कितना है, 1 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर का। बेसिकली क्या है भाई, रोड है, उसका क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा आपके पास। बेसिकली क्रॉस सेक्शन मतलब भाई उसके कहीं से कट करोगे तो वो जो एरिया दिखेगा, तो वो कौन सा एरिया बेटा, रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन उसको खींच के 10 सेंटीमीटर कर दिया, मतलब एक बेसिकली क्यूबॉइड शेप बन रही है। सही बात है सर। इज कनेक्टेड टू अ बैटरी अक्रॉस अपोजिट फेस, द रेजिस्टेंस विल बी। भाई कब मैक्सिमम होगा तब पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको क्लास के अंदर स्पेसिफिकली बताया था क्या, कि भैया जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया पर, रेजिस्टिविटी पर उस पर भी डिपेंड करेगा कि भैया बैटरी कौन से एंड के अलोंग लगाई गई है, क्योंकि उसकी वजह से लेंथ और एरिया चेंज हो सकता है। एरिया क्या देखते हैं बेटा, जिसकी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाला एरिया लिया जाता है, और जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उस डायरेक्शन में लेंथ ली जाती है। तो आप फेस चेंज कर दोगे तो लेंथ और एरिया दोनों चेंज होते जाएंगे। सही बात है सर। तो आइए बेटा इस क्वेश्चन को बढ़िया शांत, बढ़िया दिमाग अच्छे से करते हैं। देखिए बच्चे, देखिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या इधर देखो भैया, ये क्या है अपने पास, कुछ इस तरीके का एक क्यूबॉइड है। अरे देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए बेटा, सही बना है, बढ़िया। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है बेटा, मान लो ये आपका कितना है आपके पास, ये मान लेते 1 सेंटीमीटर है, ये मान लो 1/2 सेंटीमीटर है, ये मान लो बेटा आपके पास कितना है, 10 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आई? सही है। केस 1 मानते बेटा, जब केस 1 क्या है बेटा, जब ये ऐसे है, ये क्या है, जब करंट ऐसे दौड़ रहा है, मतलब बैटरी ऐसे लगी हुई है, इन दोनों एंड के अक्रॉस लगी हुई, तभी तो करंट ऐसे जाएगा। तो ये केस 1 ले रहा हूं मैं। सही है। केस 2 में ये वाला ले रहा हूं, जब बैटरी इसके अलोंग लगा दी, ऊपर और नीचे वाले फेस के अलोंग लगा दिया, तो ये केस 2 हो गया अपना। सही है। और केस 3 बेटा ये वाला, जब फ्रंट और ये पीछे वाला जो एंड है इसके अक्रॉस लगा दी मैंने, ये केस 3 हो गया। तो ये 3 केस ही हो सकते हैं। सही बात है सर, क्योंकि 6 फेस है तो 2 का पेयर बन रहा है, तो 3 पेयर बन रहे हैं अलग अलग। तो ध्यान से देखिए बेटा, केस 1 में जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, R1 ले लेता हूं, वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा रो इंटू लेंथ। अब करंट ऐसे जा रहे तो लेंथ भी इसी के अलोंग लेंगे, यानी कि 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, 10 अपॉन एरिया कितना, दिस इंटू दिस, यानी कि 1/2, यानी कि कितना आएगा बेटा, 20 रो। सही है, सही बात है। अब केस 2 में आ जाओ। केस 2 में आए जनाब, कितना आएगा, केस 2 इज ये वाला, ऊपर और नीचे में करंट फ्लो कर रहा है, तो यानी कि इस लेंथ के अलोंग कर रहा है, ये हाइट के अलोंग कर रहा है। ये हाइट कितनी है बेटा, 1 सेंटीमीटर, यानी कि रो इंटू 1 अपॉन बेटा कितना, एरिया कौन सा बेटा, इस वाले का, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ऐसे से करंट जा रहा है तो ऊपर वाला जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर करंट है, यानी कि ऊपर वाले सरफेस का एरिया ले जाएगा, यानी कि 10 इंटू ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ कितनी, 1/2, यानी कि 5 आ गया। सही है। अब केस 3 देख लेते हैं। केस 3 कितना आएगा बेटा आपके पास, केस 3 इज लाइक, जब फ्रंट और बैक एंड, ये वाला जो कैमरे के सामने ये वाला एंड जो है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे, तो करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है बोर्ड के अंदर जाते हुए, तो फ्रंट फेस क्या है उसका, एरिया, और ये वाली लेंथ क्या है जो अंदर जाती हुई लेंथ है, वो क्या है आपके पास, लेंथ। तो कितना आएगा बेटा, रो इंटू लेंथ कितना आ गया, 1/2, और एरिया कितना आ गया बेटा, ये वाला एरिया कितना, 10 इंटू 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई, तो रो बाय 20। तो किस केस में सबसे ज्यादा आपके पास रेजिस्टेंस है, तो केस 1 में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैक्सिमम व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 1 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर फेसेस। हाँ बिल्कुल, बैटरी जब यहां कनेक्ट होगी 1 सेंटीमीटर 1/2 सेंटीमीटर पर, तभी तो आपके पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस आ रहा, बिल्कुल। तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। मैक्सिमम व्हेन दिस, ये गलत हो गया, मैक्सिमम व्हेन दिस, ये गलत हो गया, सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ फ्री फेसेस, ये भी गलत हो गया। तो ए इज द राइट आंसर। मेरे हिसाब से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो, अरे नोट कर लो भैया।
चले आगे, शाबाश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द करंट इन द कंडक्टर। अरे भाई साहब, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी अलोन, बोथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी, नाइदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड थर्मल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो थर्मल वेलोसिटी होती है वो किसके टेम्परेचर के कारण होती है, वो तो भैया कहां पर था, वो तो आपके पास बेसिकली रूम टेम्परेचर पर भी होती है, तो करंट तो नहीं होता है ना। तो बेसिकली जो करंट है, करंट का फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा है वो कितना है, I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है जी, एरिया पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है, एंड नंबर चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड कर रहा है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो थर्मल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। क्या इतनी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल आती है। तो नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। सही है क्या? हाँ सर, नोट कर लिया बेटा। क्या समझ में आया यहां पर बेटा कि देखो थर्मल वेलोसिटी क्या है भैया, वो वेलोसिटी जो टेम्परेचर के कारण है। अब रूम टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर घूमते रहते हैं, तो भैया करंट तो तब भी होना चाहिए था, तब तो कोई करंट होता नहीं। इसके बाद थर्मल वेलोसिटी पर क्या है, करंट डिपेंड नहीं कर रहा, और फॉर्मूले से पता है अपने को वीडी पर तो करता है, तो भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर तो कर रहा है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, अ स्टेडी करंट इज फ्लोइंग इन कंडक्टर। स्टेडी मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। सही है, इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज। ध्यान से देखो, मान लो कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, इसमें से मान लो आई करंट जा रहे हैं और आई करंट जा रहे हैं, बात तो ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास क्या है भाई, करंट क्या है, सेम है, स्टेडी है। सही है, तो भाई इस एरिया में से मान लो ये वाला एरिया है एक पर्टिकुलर, और एक ये वाला एरिया है पर्टिकुलर। इन दोनों एरिया में से अगर मैं बात करूं बेटा, तो सोचो करंट सेम है। हाँ सर, तो आप सोच के देखो बेटा, I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाय dt। बात तो ठीक है सर। तो I dt क्या होता है बेटा, dq होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। तो ध्यान से देखिए बेटा, किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जो dq होगा वो कितना सेम, कितना चार्ज जाएगा किसी टाइम में। मान लो बोला क्या, द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। किसी भी क्रॉस सेक्शन में से पर यूनिट टाइम में कितना करंट जाएगा, मतलब एक यूनिट टाइम में, यानी टाइम कितना 1 सेकंड, तो करंट के बराबर जाएगा, I के बराबर जाएगा, तो dq तो सेम आ गया। बिल्कुल सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। अरे शाबाश, ठीक है भाई। जब करंट सेम है तो करंट होता है dq बाई dt। तो dq किसके बराबर है, I dt। तो किसी भी t टाइम की भी बात करूं, तो यूनिट टाइम हो t टाइम हो, तो इंटीग्रेट करोगे 0 से लेके t तक, चार्ज होगा 0 से लेके q तक, तो बेटा I इंटू टी इज इक्वल टू q के बराबर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई, क्योंकि टाइम क्या है, फंक्शन क्या स्टेडी है, तो I जो है वो स्टेडी है, स्टेडी करंट है, तो I तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो dt का इंटीग्रेशन कितना गया, t आ गया, तो I इंटू टी इज इक्वल टू q। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। तो नोट कर लो, इसका आंसर आ गया डी। क्या मैं नेक्स्ट पे मूव कर जाऊं? बिल्कुल कर जाओ सर। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द करंट थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। भैया बैटरी के कारण इस करंट इस सर्किट में, अरे भाई इतने सवाल कराए मैंने क्लास में, ये तो चुन्नू सवाल है। कैसे सर? अरे भाई मान लो बैटरी से करंट निकला I, यहां पर निकला I, यहां पर घुस गया I1, यहां पर घुस गया I2। अब जब I2 यहां घुसा होगा तो यहां पर भी तो I2 ही गया होगा। हाँ सर। यहां पर I2 आया होगा। हाँ सर। यहां पर I1 आया होगा। हाँ सर। वापस मिलके दोबारा कितने हो गए होंगे, I हो गए होंगे। बात तो ठीक है। इसमें से आ गया, इधर घूम गया, इसमें से आगे घूम के इधर आ गया, दोबारा I घुस गया बैटरी के अंदर। बात तो ठीक है। अरे भाई देखो ध्यान से, I2 सेम करंट जा रहे हैं, कि किसमें, सीरीज में। सीरीज में मतलब 30 और 30 60। तो 60 और 30 कितना हो गया बेटा, पैरेलल है ना। ये सर्किट कैसा बन गया बेटा, ये सर्किट बन गया इस तरीके का। ये सर्किट बन गया बेटा इस तरीके का। कैसा बेटा, ये 2 वोल्ट की बैटरी, हाँ सर। उसके बाद सर ये एक रेजिस्टेंस, हाँ सर, कितना 30 ओम का। बात तो ठीक है। ये दोनों सीरीज में जुड़ गए, एक रेजिस्टेंस बन गया, कितना सर, ये बन गया आपके पास 60। तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। 6 3 18, 6 + 30 90, 1800 बाई 90, यानी कि आपके पास कितना आ गया 20। यानी कि जो आर नेट आ गया इसका, इसको दोबारा से जब पैरेलल में कन्वर्ट करके करोगे तो ये आ गया बेटा आपके पास कितना 20। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। ये कितना है आपके पास 2 वोल्ट। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो भैया जो करंट आता है वो होता है V/R। हाँ सर। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा आपके पास V कितना है 2 और R कितना है 20, तो कितना आ गया 1/10। क्या इतने चुन्नू मुन्नू सवाल नहीं कर पाओगे इतना टफ करने के बाद? बिल्कुल कर पाओगे सर। तो 1/10 सी इज द राइट आंसर। 1/10 सी इज द राइट आंसर। मतलब मेरे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, बच्चे को बेसिक आना चाहिए। अरे ठीक ठाक, अरे ठीक ठाक प्राणियों, सही है। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड करंट डेंसिटी जे कंडक्टिविटी आर रिलेटेड टू जे इज इक्वल टू सिग्मा ई। बार बार याद दिलाया था, रिलेशन डिराइव कराया था, क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर सीरीज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है। सिग्मा क्या होता है 1/रो, बात तो ठीक है। ई क्या होता है, ई होता है आपके पास V/L। हाँ सर बात तो ठीक है। अब ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो। V को क्या लिख सकता हूं बेटा आपके पास I इंटू आर, सही बात है, इंटू रो इंटू एल, बात तो सही है। I इंटू बेटा कितना होता है आर, रो L/A इंटू रो एल, रो एल से रो एल कट गया, I/A, करंट डेंसिटी I/A ही तो होती है। हाँ सर इसलिए देखो पूरा डेरिवेशन कर दिया एक ही लाइन के अंदर। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल आ गई। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्मूला तो याद रखना ही था। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चे? बिल्कुल आ गई सर, नोट कर लो। अरे बिल्कुल नोट कर लो, ऐसे चुन्नू मुन्नू सवाल है ऐसे। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन नेटवर्क द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज, बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा उसकी बातें करते हैं। देखिए ध्यान से भैया, 2 एम्पीयर करंट यहां पर गया है। 2 एम्पीयर करंट अगर यहां पर गया जनाब, तो ध्यान से देखिए भैया, 2 एम्पीयर करंट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, सही बात है। 2 में डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा बेटा, करंट डिवाइडिंग रूल। ये दोनों किसमें बेटा, पैरेलल में, यानी कि 3 और 2 5 और 3 और 2 5, यानी कि बेटा ध्यान से देखो, ये इस तरीके का सर्किट है कि भैया ये एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है और एक ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है। अब आपको पता है भैया दोनों ब्रांचेस में रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी इक्वल डिवाइड होगा। तो 2 एम्पीयर का करंट आया तो भैया 1 एम्पीयर इसमें जाएगा, 1 एम्पीयर इसमें जाएगा। अब वापस से इसमें आ जाओ दोबारा से। अब अगर 1 एम्पीयर इसमें जाएगा भैया, तो ध्यान से देखो भैया, यहां पर कोई भी वोल्टेज हो, मान लो यहां पर VA वोल्टेज है, तो यहां पर कितना गया, 1 एम्पीयर करंट गया, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना हुआ बेटा, I इंटू आर, 2 का, तो बेटा यहां पर कितना होगा, VA-2। क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब ध्यान से देखो, यहां पर VA वोल्टेज है, यहां पर कितना करंट गया बेटा, 1 एम्पीयर करंट गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना? 1 एम्पीयर करंट गया, क्योंकि ऊपर वाली ब्रांच में 1, नीचे वाली ब्रांच में 1, सही बात है। अब ध्यान से देखो, नीचे वाली ब्रांच में 1 एम्पीयर गया, तो यहां पर VA पोटेंशियल था, तो करंट की डायरेक्शन में ड्रॉप हो जाएगा, सही बात है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएंगे, सही बात है, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम होगा, तो VA में से कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा, जितना इसके अक्रॉस गिर गया, इसके अक्रॉस कितना गिरेगा, I इंटू आर। I कितना है 1, R कितना है 3, तो बेटा 3 आ गया। तो ये VA-3 है, V-2 है। B और D के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है ना, तो यानी कि VB-VD पूछ रहा है, VB-VD पूछ रहा है। इन द गिवन फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड D, यानी कि VB-VD पूछ रहा है, वो कितना आएगा, VA-2 माइनस ऑफ VA-3, तो कितना आ गया बेटा आपके पास, +1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आ गई सर। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, अरे ठीक ठाक, बिल्कुल सर, नोट कर लो, शाबाश, बेहतरीन, जबरदस्त, बिल्कुल। क्या आगे बढ़ जाओ बेटा, बढ़ना ही पड़ेगा सर, कोई इलाज है नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वायर है, रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अच्छा भाई ध्यान से देख भैया, एक मान लो कोई पुरानी वायर थी, एक वायर थी, इसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन A है, सही है, एरिया A है, सही है, इसका रेजिस्टेंस बेटा R है, इसका मटेरियल था रो, ठीक है, रो इसकी रेजिस्टिविटी थी। तो आप क्या लिखोगे, R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। लिखते हो भैया, बच्चे को पता है, किसी की गली में चुन्नू मुन्नू रामला शामला पूछ निकाल लो और बच्चे से पूछ लो कि भैया रेजिस्टेंस कितना होगा, रो L/A, सबको पता है। अब ध्यान से देखिए, इस वायर को मैं खींच लूंगा और लेंथ लंबी कर दूंगा। अरे भाई वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई, वॉल्यूम क्या है भाई, एक मटेरियल जिससे मिलके बना है वो वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगी, जब आप खींचोगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, लेंथ बड़ी हो जाएगी, सही बात है। तो भैया वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा, वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। लगाओ सर। भैया पहले लेंथ थी L, एरिया था A, ये वॉल्यूम हो गया। बाद में नई लेंथ हो गई L न्यू। L न्यू कितनी है भैया, 4 टाइम्स, स्ट्रेच टू 4 टाइम ऑफ इट्स लेंथ, तो 4L हो गई, और एरिया मान लो A न्यू आ गया। तो जो A न्यू आया बेटा वो कितना आएगा, वो आएगा बेटा आपके पास कितना, A/4। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। अगर ध्यान से देखिए बेटा, अगर मैं बात करूं R न्यू की, नया रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, वायर को खींचने से मटेरियल थोड़ी चेंज हो गया, नहीं चेंज नहीं हुआ सर, तो यानी कि रो तो सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा सर, तो रो आ गया। नई लेंथ कितनी है सर, 4L है, नया एरिया कितना है सर, A/4 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि 16 रो L/A है, और रो L/A किसके बराबर है, R के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर है, नया वाला रेजिस्टेंस 16 पुराने वाले रेजिस्टेंस के बराबर है, तो 16 R के बराबर आपका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 तरीके के सवाल आते हैं बेटा, एक तो रेजिस्टेंस को कट करना होता है, मान लो एक वायर थी, उसको बोल दिया, मान लो उसको 1/4 काट दिया, अब बची हुई वायर का रेजिस्टेंस बताओ, मतलब जो 1/4 हिस्सा है, एक वायर का टुकड़ा, एक वायर था L लेंथ, उसका रेजिस्टेंस R था, क्रॉस सेक्शन एरिया A था, और अब उसको क्या किया मैंने, 1/4 काट दिया,
तो दो इससे बचे 1/4 वाला और 3/4 वाला। अब दोनों का रेशियो बताओ रेजिस्टेंस का। अब आप सोचो लेंथ लेंथ में चेंज आया, एरिया को चेंज होगा नहीं, तो लेंथ लेंथ में चेंज कर देना, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सही है, नोट कर लो इसको, जल्दी जल्दी नोट कर लो। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए ध्यान से बेटा, आपके पास क्या है, इन द गिवन सर्किट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन द करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंसेस। अरे भाई अगर गैल्वेनोमीटर में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसको उखाड़ के फेंक दो, कोई काम का नहीं है, निकाल दो। अगर भैया कोई काम का नहीं है, 5 ओम इस वाले में करंट पूछ रहे हैं। अब सोच के देखो, अगर ये है ही नहीं तो करंट जो गया इसके अंदर, ये 2.1 एम्पीयर का करंट है, अभी ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। सही बात है सर, बिल्कुल जाएगा। तो देखो ध्यान से, ये जो करंट है वो दो में डिवाइड हो रहा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ध्यान से देखो बेटा, ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, 8 और 2 10, और यहाँ पर कितना है 10 और 20 और 5 25। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। ये कितना है 2.1 एम्पीयर का करंट है। सही बात है सर। अब अगर मैं बात करूँ कितना बेटा, जो बेसिकली डिवाइड होता है किसमें, करंट है ना, तो ये I करंट है, ये I1 करंट है, ये I2 करंट है। क्या मेरी बात समझ में आई? सही बात है। तो I1 रेशो जो I2 होता है बेटा, I1 रेशो I2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/R1 रेशो 1/R2 होता है। यानी कि 1 बाय कितना बेटा, 10 रेशो 1 कितना बेटा 25, ये होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। यानी कि बेटा क्या होगा आपके पास, जो I1 बाय I2 है बेटा वो कितना होगा, जो I1 बाय I2 जो है बेटा वो कितना होगा, जो I1 बाय जो I2 है बेटा वो कितना होगा। देखो ध्यान से, I1 बाय I2 किसके बराबर है बेटा, दिस अपॉन दिस, यानी कि 25/10 के बराबर है। यानी कि I1 इज इक्वल टू बेटा कितना आएगा, ये आएगा 5/2 इंटू I2। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल समझ में आती है। देखो ध्यान से, नीचे वाली ब्रांच में करंट गया I2, ऊपर वाली ब्रांच में गया I1, तो भैया जब ये सीरीज में है तो 5 में भी उतना ही जाएगा, यानी कि हमें I2 फाइंड आउट करना है बेसिकली। सही बात है सर। तो ध्यान से देखो, I इज इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 है ना, वो किसके बराबर है बेटा, वो है 2.1 के बराबर। I कैपिटल I तो पता ही है हमें। सही बात है। अब I1 किसके बराबर है बेटा, 5/2 I2 के, यानी कि 5/2 I2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2.1। बात तो ठीक ठाक से नजर आ रही है सर। तो ध्यान से देखो बेटा कितना आएगा, ये आ गया बेटा आपके पास 7I2 इज इक्वल टू 4.2। क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। तो I2 किसके बराबर आ गया बेटा, 4.2/7, यानी कि बेटा 0.6। तो 0.6 एम्पीयर करंट आ गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सही बात है, बिल्कुल समझ में आई है सर। तो 0.6 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, सही है। ऊपर वाला सीरीज, नीचे वाला सीरीज। अब इस ब्रांच में टोटल करंट कितना था, I2, तो I2 ही करंट इसमें जा रहा है, I2 ही करंट इसमें जा रहा है, तो I2 हमें फाइंड आउट करना है। I1 रेशो I2 हमें पता होता है कितना, 1/R1 रेशो 1/R2, यानी कि दोनों को डिवाइड करेंगे I1 बाय I2, वो कितना है 1/10 अपॉन 1/25, तो 25 ऊपर चले गया, तो यानी कि 5/2 आ गया, यानी कि I1 इज इक्वल टू 5/2 I2 आ गया, और टोटल जो करंट है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, वो हमें पता ही है। चलिए शाबाश, बेहतरीन। अरे भाई साहब कतई आग लगा रखी है, देख लो ध्यान से। क्लास के अंदर सब कुछ कराया हुआ है ना, अब तक जो भी जितने भी क्वेश्चंस आए, कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो क्लास के अंदर ना कराया हो, राइट। चलिए आइए नेक्स्ट देखते बेटा, आपके पास जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन, शानदार बच्चे। चलो आइए नेक्स्ट देखते बेटा, एक गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर व्हेन वी कनेक्ट। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता था पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, उसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस, है ना। तो देखो ध्यान से, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, गलत हो गया भैया। जो शंट रेजिस्टेंस होता था पैरेलल में कनेक्ट करने वाला, वो बहुत लो होता था एमीटर के केस में। तो ध्यान से देखो बेटा, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल गलत हो गया, लो रेजिस्टेंस इन सीरीज गलत हो गया, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल बिल्कुल सही है। तो यानी कि जब भी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में, तो एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा पैरेलल में, दिस इज शंट रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू लो होगी, ये याद रखना है आपको। ये क्या है बेटा, एमीटर बना है आपके पास। क्या इतनी बात समझ में आ गई है ना? क्लास के अंदर कॉन्सेप्ट कराया था अच्छे से डिटेल में। सही भाई। चलिए आगे बढ़ जाऊं क्या सर? बिल्कुल बढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से बेटा, आपके पास क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, मान लो ये एक्स है ना, आर ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी किसके बराबर है बेटा, एक्स के बराबर है। तो सोच के देखो, अगर इसमें इसको इस वाली जो क्या बोलते हैं आपकी क्या क्या, हाँ देखो ध्यान से, अगर मैं इसको क्या करूं बेटा, सोच के देखो, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, अगर मैं इसको यहां से काट दूं, तो देखो ध्यान से ए और बी, इसको सबको भूल जाओ। तो ध्यान से देखो, यहां पर ए और बी लिख दिया तो भी क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बिल्कुल वो कि वो सेम टू सेम सर्किट आ गया, 5-3 5-3-2 5-3-2 ऐसे आ रहा है, सेम रिपीट हो रहा है। तो जो एक चेन बार बार रिपीट हो रही है वो किसकी हो रही है बेटा, इसकी, यानी कि ये भी कितना है, आर ए बी के बराबर है। सही बात है। तो ध्यान से देखो बेटा, जो रेजिस्टेंस बनेगा अपना, वो कैसे कॉन्सेप्ट क्या था भैया, ये आपके पास क्या है, बना दो देखो, अरे किधर गया, हाँ 3 ओम, ये कितना है 5 ओम, ये कितना है 2 ओम,
इधर है क्या, नहीं है। और इधर कितना है, ये आर ए बी के बराबर है, यानी कि एक्स के बराबर है, और ये भी कितना है, एक्स है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये तो रेजिस्टेंस है वो कितना है, एक्स, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर है ना। तो किसके बराबर है भैया, वो होगा बेटा, ध्यान से देखो, ये दोनों किसमें, पैरेलल में, और बाकी ये दोनों फिर सीरीज में, और फिर वो आपस में पैरेलल में। तो ध्यान से देखो बेटा, ये कितना आएगा, चलो इसको मैं थोड़ा सा और वो करता हूँ बेटा। ध्यान से देखो, ये 3 ओम है, सही है, ये 5 ओम है, और ये आपके पास कितना है बेटा, आपके पास ये 2x अपॉन 2 + x। बात तो ठीक ठाक सी लग रही है सर। अब ये किसके बराबर है सर, ये आएगा इधर 3 ओम, और ये बेटा कितना आएगा आपके पास, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो कितना आएगा बेटा, 5 + 2x अपॉन 2 + x। बात तो ठीक है सर। अब ये दोनों किसमें बेटा, पैरेलल में है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि मैं क्या लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा x = कितना, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा बेटा, वो आएगा कितना, 3 × देखो ध्यान से 5 + 2x अपॉन 2 प्लस, इसको ऐसे एलसीएम ले लो पहले ही, एलसीएम लोगे तो कितना, 10 प्लस कितना आएगा बेटा आपके पास, 10 + 5x + 2x, यानी कि 7, 10 आएगा प्लस 5x + 2x, 7x, ठीक है, 7x + 10 अपॉन कितना बेटा, 2 + x, ये आएगा अपॉन में बेटा 3 + 7x + 10 अपॉन 2 + x। ये आपके पास आएगा आंसर, है ना, क्योंकि भाई इनका मिला के जो रेजिस्टेंस है वही तो आर ए बी है, और आर ए बी कितना बेटा, एक्स है, सही है। तो चेक कीजिए बेटा कितना आएगा आपके पास, ये x = कितना आएगा, देखो ध्यान से, आप एलसीएम एलसीएम ले तो कितना आएगा, ये आएगा 21x + 30 अपॉन में, यहाँ एलसीएम लोगे बेटा कितना आएगा, 6 और 10 16, और ये 3x आ गया, 3x + ये 7x 10x आ गया, सही है, और 2 + x तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे से। तो ध्यान से देखिए बेटा कितना आएगा, 16x + 10x² = बेटा कितना आएगा, 21x + 30। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब जरा गौर फरमाइए, देखो कितना आएगा, देखो ध्यान से, यहां से देखो 10x² इधर लेके आओगे कितना आएगा बेटा आपके पास, 21 और 5 होता है तो -5x - 30 = 0, 2x² - x - 6 = 0। तो x किसके बराबर आएगा बेटा, -b यानी कि 1 + -√b² यानी कि 1 -4ac माइनस प्लस हो जाएगा, 6 चौक 24, 4ac यानी 8 × ये कितना आ गया बेटा, 48 आ गया, सही है, अपॉन बेटा कितना, 4 आ जाएगा, 2 × 2a, सही है। तो x किसके बराबर है बेटा, 1 ± ये कितना आ गया, 7 अपॉन 4, रेजिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x किसके बराबर आ गया बेटा, 8/4 दैट इज 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, 2 ओम इज द अपना आंसर। 2 क्लास सवाल के अंदर कराए थे, एक सवाल ये हो गया आपका इनफाइनाइट लैडर के ऊपर। अरे बोल भाई, सही सही, हाँ सर बिल्कुल सही सही। चलिए नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या आगे बढ़ जाऊं बेटा, चलिए शाबाश, शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, आगे आ जाओ। नोट कर लिया बेटा, ये वाला पेज हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, इस पेज को नोट कर लीजिए, फटाफट से पोस्ट कर लिया करो, नोट करते रहा करो। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा, आगे आइए आगे देखते हैं बेटा। क्या, इफ एन एमीटर इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वोल्ट मीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द एमीटर ए। भाई एमीटर के साथ मैं क्या कनेक्ट करूं कि भैया अगर मुझे एमीटर को वोल्ट मीटर की जगह यूज करना है, तो क्या मेरी बात समझ में आई। आप सोचो बेटा, वोल्ट मीटर में क्या होता है, वोल्ट मीटर अपने को क्या करना पड़ता है बेटा, वोल्ट मीटर के अंदर अपने को करना क्या पड़ता है, वोल्ट मीटर एक बहुत हाई रेजिस्टेंस का रखना पड़ता है, और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत लो होता है। सही बात है। इसका मतलब एमीटर के साथ अगर मुझे उसका रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मुझे एक बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी हाई। तो बेटा तभी तो ये क्या बनेगा आपके पास, तभी आपके पास ये क्या बनेगा, एक बड़ा से रेजिस्टेंस वाला एक डिवाइस बनेगा। तो ये क्या आपके पास क्या बन गया, वोल्ट मीटर बन गया। क्यों भैया, कैसे बन गया, आप सोचो ध्यान से। भाई एमीटर आई तो मेजर कर ही सकता है, वो दिखा देगा आपको आई मेजर करके। तो इस वोल्ट मीटर बनाना है तो अपने को ये वाली पूरी वोल्टेज नापनी है, और ये वाली वोल्टेज कितनी होगी, वो होगी V = I × R, आर एमीटर प्लस आर। अगर आर जो एमीटर है वो आइडियल है, अगर एमीटर क्या है बेटा आइडियल है, तो आर ए कितना हो जाएगा 0, तो वी किसके बराबर आ जाएगा I × कैपिटल आर के बराबर। तो निकल गया कि निकल गया। भाई आपने क्या किया, जो करंट रेजिस्टेंस आपने जोड़ा उसकी वैल्यू आपको पता है, आप यहां से करंट मेजर करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास वोल्टेज आ जाएगी, तो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अपने को एक एम मीटर को अगर एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक उस एम मीटर के साथ सीरीज में एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। दैट मीन्स लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल गलत हो गया, हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल गलत हो गया,
ठीक है जी। और क्या है बेटा आपके पास, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, बिल्कुल सही है। और ये अपना डी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन अपना सॉर्टेड सही है भाई। चलिए आगे बढ़ जाओ बच्चे, अरे बोल भाई, ठीक ठाक, चलिए शाबाश, बेहतरीन। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए ध्यान से बेटा, क्या है, 2 bulb are fitted in a room, domestic electrical installation, one of them glows brighter than the other, then the brighter bulb, देखो ध्यान से आप सोच के देखो भाई, बल्ब का, अब जो बल्ब है बेटा वो डोमेस्टिक, मतलब इसलिए जो घरों में अपने बल्ब यूज हो रहे हैं वह यूज हो रहे हैं, तो अपने घरों में सप्लाई सेम आ रही है भाई, हर बल्ब को 220 की मिल रही है। तो भैया कोई बल्ब ज्यादा ग्लो कर रहा है, कोई बल्ब कम ग्लो कर रहा है, वो क्यों, क्योंकि वो डिफरेंट पावर है, कि उनको डिफरेंट पावर रिसीव हो रही है। अब भाई पावर क्या होती है सर, पावर होती है सर, वो होती है V²/R। अब दोनों ही बल्ब के लिए ये क्या है, सेम है। अब किसी एक बल्ब के लिए बेटा क्या है, पावर ज्यादा तो बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, पावर कम तो पावर बेसिकली क्या है आपके पास, जो बेसिकली जो बल्ब है वो कम ग्लो करेगा, सही है। तो ग्लो ज्यादा कौन करेगा बेटा, जिसकी पावर ज्यादा है। पावर किसकी ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम है। दैट मीन्स 2 बल्ब है बेटा, अगर उसमें से जो ज्यादा ग्लो हो रहा है उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा। द ब्राइटर बल्ब है स्मॉलर रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। द ब्राइटर बल्ब है लार्जर रेजिस्टेंस, गलत हो गया। बोथ द बल्ब्स है सेम रेजिस्टेंस, गलत हो गया। नथिंग कैन बी सेड अबाउट द रेजिस्टेंस अनलेस द अदर फैक्टर आर नोन, ये भी गलत हो गया। क्या इतनी बात समझ में आती है सर, बिल्कुल समझ में आती है। अगर आती है तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, सही है बच्चा, बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, शानदार इंटेलिजेंट बच्चे। आइए भाई, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते बेटा क्या, कि भैया एक 100 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट बल्ब, ठीक है, इज ऑपरेटेड ऑन अ 110 वोल्ट लाइन, द पावर कंज्यूम। मैंने आपको स्पेशल ये क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लास में कराया, डेटा भी सेम है। क्या, कि भैया एक बल्ब है, अब अगर एक बल्ब है बेटा, वो कितना है, 100 वोल्ट का है बल्ब, और 220 वोल्ट है। ये क्या है, रेटेड वोल्टेज एंड पावर है, रेटेड है ना, ये रेटेड वोल्टेज एंड पावर है। इससे क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आप लिख सकते हो कि अगर, इसका मतलब क्या है, कि अगर बल्ब को मैं 220 वोल्ट की वोल्टेज पर चलाऊंगा तो पावर इतनी खींचेगा। हमेशा वो पावर इतनी खींचेगा नहीं, वो डिपेंड करेगा कितनी वोल्टेज पे मैं उसको चला रहा हूं। तो पावर क्या होता है बेटा, वो होता है V²/R। बात तो ठीक है सर। तो पावर अगर 100 वोल्ट होगी तो कब होगी बेटा, जब 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। तो यहां से बेटा R आ गया, तो R कितना आ गया बेटा आपके पास, 220 का स्क्वायर अपॉन 100 का। इतनी बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई। पर हम एक्चुअल में पावर एक्चुअल, ठीक है, पावर एक्चुअल में कितनी होगी भाई, जब 110 पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो 110 पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वोल्टेज कौन सी होगी, 110 का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 220 का स्क्वायर इंटू 100, सही है। तो कितना आ गया बेटा आपके पास, ये आ गया, ये 110 बाई 220 2 आ गया, तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया 25 वॉट। कितना आ गया बेटा, 25 वॉट। तो पावर कंज्यूम कितनी करेगा बेटा, 25 वॉट, सही है भैया। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, ठीक ठाक, शाबाश। आगे बढ़ जाऊं क्या, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़ जाओ। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास, कि 2 बल्ब हैं, दोनों का जो कंज्यूम कर रहे हैं पावर वो कितना है, P1 एंड P2 है। उनको क्या किया बेटा आपने, सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एंड द पावर कंज्यूम्ड बाय द कॉम्बिनेशन इज। मान लो भैया एक बल्ब था, मान लो भैया एक बल्ब था आपके, अबे तेरी तो, हाँ, मान लो भैया एक बल्ब था आपके पास, ये B1 था भैया, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसको भैया वोल्टेज V1 के साथ, V के साथ जोड़ दिया, तो मैं क्या ये लिख सकता हूं, पावर P1 इज इक्वल टू V²/R1। सर बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दुविधा, कोई दो राय नहीं है। अब मान लो एक दूसरा बल्ब था B2, हाँ सर, B2 नहीं B2, हाँ जी सर, इसका रेजिस्टेंस था R2, बात तो ठीक सर। इसको भी अगर मैं V वोल्टेज से जोड़ देता हूं तो भैया जो मेरी पावर कंजप्शन आती है वो V²/R2 आती है। क्या इतनी बात समझ में आई दोस्त, हाँ सर। अब सोचो भैया, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इन दोनों ही बल्ब को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं उसी सोर्स से, जो सोर्स पहले था V वोल्ट का, तो ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, तो क्या मेरी जो पावर आएगी वो V²/R इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगी, हाँ सर। तो पावर जो मेरी आएगी वो V² कितना सर, R1 प्लस R2 नहीं आ जाएगी, सर आ जाएगी, कोई बात ही नहीं है। और भैया R1 R2 की वैल्यू उठा लो, तो भैया पावर आ गई आपके पास V², R1 की वैल्यू थी भैया V²/P1, R2 की वैल्यू थी भैया V²/P2। क्या इतनी बात समझ में आई सर, बिल्कुल आ गई सर। V² बेचारे मारे गए, एंड भैया जो P1 P2 एलसीएम ले लिया,
तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, क्या आंसर नहीं आ गया सर? आ गया। कोई दो राय है? नहीं। मतलब भैया जो पावर का फॉर्मूला था, रेजिस्टेंस में जो सीरीज वाले फॉर्मूले थे, पावर में वो पैरेलल वाले लग रहे हैं एक तरीके से। मतलब मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था पैरेलल के अंदर? 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू 1/R इफेक्टिव। तो पावर इफेक्टिव क्या आ गई बेटा? 1/पावर 1 प्लस 1/पावर 2। कब? सीरीज में। तो फॉर्मूले इंटरचेंज हो गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, नोट कर लो। अरे नोट कर लो, नोट कर लो। शाबाश, बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो भैया अपना आंसर क्या आ गया सर? सी आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन का सीरीज में जब हमने दो बल्ब को सीरीज में जोड़ दिया गया तो पावर जो हुई बेटा P1 P2 और P1 प्लस P2 आ गई। हाँ जी सर, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दो बल्ब है जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं P1 एंड P2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द मेन सप्लाई। तो मेन सप्लाई पे मान लो V वोल्टेज आ रहा था, तो भैया एक लट्टू आपका, जो आप लट्टू हो किसी के ऊपर, ऐसे ही जो ये लट्टू है बेटा वो मेन सप्लाई से जोड़ा। मान लो मेन सप्लाई पे वोल्टेज V है, तो ये पावर कंज्यूम कर रहा है P1 है ना, तो ये रेजिस्टेंस है R1। तो अगेन क्या लिखूंगा? P1 इज इक्वल टू V²/R1 लिख लूंगा क्या सर? बिल्कुल लिख लोगे। जब भैया इसी लट्टू को, मतलब सॉरी दूसरे लट्टू को, जिस बल्ब 2 था, इसकी पावर 2 कंज्यूम हो रही थी, मान लीजिए रेजिस्टेंस R2 है इसका, जब हमने इसको मेन सप्लाई से जोड़ा तो मेन सप्लाई अगेन क्या है? V। तो भैया पावर 2 क्या आ गई? V²/R2। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, बिल्कुल आ गई। अरे सर और पैर देखो ध्यान से बच्चों, जब इन दोनों बल्ब को मैं, ये B1 बल्ब है और ये B2 बल्ब है, हाँ सर, तो ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, हाँ सर, जब इनको मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा उसी सप्लाई से, कौन सी? पावर सप्लाई V ही रहेगी, तो क्या मैं पावर ना नहीं लिख सकता क्या कि V²/R इफेक्टिव होनी चाहिए? सर होनी चाहिए। R ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें? पैरेलल में है, हाँ सर, तो भैया पावर इज इक्वल टू किसके बराबर है? V²। R इफेक्टिव होता है बेटा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सर बात तो सही नजर आ रही है आपकी। तो भैया जो पावर निकल के आई वो कितनी निकल गई? V²। R1 कितना है सर? V²/P1। R2 कितना है सर? V²/P2। बात तो ठीक है सर। नीचे देखो R1 है V²/P1, दूसरा क्या है बेटा? R2, तो V²/P2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो यहाँ से जो निकल के आया बेटा वो निकल गया पावर इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 अपॉन में बेटा 1/P1 इंटू P2। क्या ये बात समझ में आती है? सर बिल्कुल आती है। तो जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या देखो ध्यान से देखिए आपके पास क्या आएगा। ध्यान से देखिए, पावर आ गई V², ठीक है जी, 1/P1 1/P2, सही बात है। तो ध्यान से देखिए बेटा P1 P2 क्या ऊपर उछल के नहीं चले गए? सर बिल्कुल चले गए। जब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? P2 प्लस P1 और नीचे बेटा P1 P2 आ गए। सर बात तो ठीक लग रही है सर, तो कट गए। हाँ सर, तो पावर कितनी आई सर आपके पास? P1 प्लस P2, जबकि बल्ब किस में जोड़े थे बेटा? पैरेलल में। तो सर फॉर्मूला कैसा नजर आ रहा है बेटा? सीरीज वाला। तो बेसिकली जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले सीरीज में लगते थे वो यहाँ पर पैरेलल में लगेंगे। कब? पावर में। जो पावर में, जो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पैरेलल में लगते थे वो पावर में सीरीज वाले में लग जाएंगे। तो इस तरीके से हमने रिलेट कर लिया और आंसर निकाल के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। तो P1 प्लस P2 इज द राइट आंसर। कोई भी ताकत इस दुनिया की रोक नहीं सकती इस चीज को। अरे बोल भाई, ठीक ठाक? चलिए नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। शाबाश। क्या आगे बढ़ जाऊं बेटा? सर बिल्कुल बढ़ जाओ। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आ ही गया आंसर। नेक्स्ट पेज क्या है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं क्या? सर बिल्कुल बढ़ जाओ, हक है आपका। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसको डिजाइन किया गया पावर निकालने के लिए। कितना बेटा? P नोड पावर एट वोल्टेज V नोड। मतलब अगर एक बल्ब है वो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर दे रही एक तरीके से, इफ द वोल्टेज इज V इट ड्रॉज द पावर P। भाई पावर कितना P ड्रॉ करेगा जब उसमें वोल्टेज कितनी है? V लगाऊं मैं। मतलब भाई रेटेड वोल्टेज और पावर तो इतनी है, पर अगर मैं उसको कितना चलाता हूँ? V वोल्ट पे चलाता हूँ तो पावर कितनी होगी? रिलेशन पूछ रहा है बेसिकली। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है क्या कि भैया जब हमने इसको पावर डाली P नोड, मतलब वोल्टेज लगाई V नोड, तो V नोड का स्क्वायर बाय उसका रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर खींचा उसने P नोड। तो रेजिस्टेंस यहां से निकल गया बेटा कितना? V नोड का स्क्वायर अपॉन P नोड। अब बात आती है क्या कि भैया अगर मैं इसी बल्ब को V वोल्टेज की सप्लाई देता हूं तो पावर कितना कंज्यूम होगा? तो पावर कंज्यूम होगा P। तो P इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा? V का स्क्वायर अपॉन R। तो वो किसके बराबर है बेटा? V का स्क्वायर अपॉन R। किसके बराबर है बेटा? R है बेटा V नोड का स्क्वायर
इंटू पी नोड। तो बेटा आंसर क्या आया, P इज इक्वल टू पी नोड इंटू वी बाई वी नोड का स्क्वायर। तो v बाई वी नोड का स्क्वायर, तो P इज इक्वल टू पी नोड इंटू वी बाई वी नोड का स्क्वायर। आंसर इज दिस, ए इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, बताओ कोई लंबी चौड़ी कहानी है, दास्तां है कोई लंबी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। इतने चुन्नू मुन्नू सवाल आएंगे तो सर हम तो भाई क्या ही है, हमें तो शर्म आ जाएगी सर करते करते। सर हम तो क्या है, कोई भी एग्जाम कर देंगे, है कि नहीं? चलो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर और आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते बेटा क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर एट 0 डिग्री इज इतना, अप टू व्हाट टेम्परेचर इट मस्ट बी हीटेड सो दैट इट्स रेजिस्टेंस इज डबल्ड। अरे भाई सिंपल सी बात है, क्या आर न्यू इज इक्वल टू क्या था बेटा, आर ओल्ड है ना, इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। हम चाहते क्या है बेटा कि उसको कितना टेम्परेचर तक गर्म करें कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो डबल हो जाए, यानी कि जो ये नया वाला रेजिस्टेंस है वो 2R ओल्ड हो जाए, डबल हो जाए। तो ये कितना आ गया, R ओल्ड इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? सर बिल्कुल समझ में आ गई। तो ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास R ओल्ड 4 ओल्ड मर गया, तो ये 1 इधर आ गया, तो कितना आया, एल्फा इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है बेटा 1 बाय एल्फा, यानी कि 1 अपॉन कितना 0.0041। बात तो ठीक ठाक सी लग रही है सर। तो ध्यान से देखिए बेटा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल किसके बराबर आ रहा है, ये 10 की पावर क्या है बेटा, बेसिकली इसको लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 10,000 लिख सकता हूँ। तो 10,000 ऊपर चले गया, तो 10,000 ऊपर चले गया, तो बेटा ये 41 नीचे आ गया। क्या मेरी बात समझ में आती है सर? बिल्कुल आती है। तो टी फाइनल जो आ गया बेटा वो किसके बराबर आया, 10,000 बाय 41 प्लस में इनिशियल कितना था बेटा, वो था 0 डिग्री सेल्सियस। कितना था बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या इतनी बात समझ में आती है सर? सर बिल्कुल आती है। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो ये 40 ले लूंगा, 10,000 डिवाइड बाय 40। तो देखो ध्यान से, 10,000 डिवाइडेड बाय 40 कितना आता है, वो आता है 0 से 0 गया, तो ये आ गया बेटा आपके पास 250। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, तो 250 प्लस 0 यानी कि 250 डिग्री आपके पास आंसर आएगा लगभग। और अगर 41 से डिवाइड करूँ तो एग्जैक्ट निकाल दूँ क्या? एग्जैक्ट निकालता हूँ तो एग्जैक्ट आएगा बेटा कितना, एग्जैक्ट बता देता हूँ मैं आपको, किधर गया, हाँ 10,000 डिवाइडेड बाई 41, ये आपके पास 243.9 आ रहा है, यानी कि 244 इज द राइट आंसर, 244 इज द राइट आंसर। अरे बोल भाई, ठीक ठाक सही है, प्लस 0 ही तो करोगे उधर, ठीक है, डिग्रीज में आ गया सारा आंसर, सही है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार सर, शानदार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे आगे बढ़ जाऊं दोस्त, बिल्कुल बढ़ जाओ सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा, आपके पास क्या है, एक सेल है हैविंग ईएमएफ ऑफ 1.5 वोल्ट, एक सेल के पास ईएमएफ 1.5 एंड कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ 14 ओम। अगर 14 ओम के रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर दिया, प्रोड्यूस अ वोल्टेज ऑफ ओनली 1.4 वोल्ट अक्रॉस द रेजिस्टेंस। देखो ध्यान से भैया, एक सेल है, सेल का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हो क्या हमें निकालना है, ठीक है, ईएमएफ कितना है 1.5 है, सही बात है। तो ध्यान से देखो, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में लगा दिया गया और 14 ओम का क्या लगा दिया बेटा, आपका रेजिस्टर लगाया है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो कितनी है आपके पास, वो है 1.V कितना है बेटा आपके 1.4 वोल्ट, सही है सर, बिल्कुल सही है। तो याद है कि बेटा बाकी वोल्टेज कहाँ गई होगी भाई, लगानी कितनी चाहिए थी, लगानी चाहिए थी सर आपको 1.5 याद थी, तो 1.5 जा जानी चाहिए थी, पर लगी कितनी 1.4, तो गई कितनी 0.1। तो 0.1 कहाँ लॉस हुआ, इस रेजिस्टेंस के अंदर, कितना लॉस हुआ, इस रेजिस्टेंस के अंदर 0.1 लॉस हुआ। तो मैं क्या ये लिख सकता हूँ इसके अंदर, अगर आई करंट है तो मैं लिख सकता हूँ बेटा क्या, आई इंटू आर इज इक्वल टू 0.1 लिख सकता हूँ क्या, समझ में आया क्या? अरे भाई, या फिर मैं सिंपल सी बात करना भाई मेरे, कि E माइनस आई आर जो है वो इसके इस बैटरी के बाहर प्रोड्यूस करेगा, ये है ना, यही तो मैंने बताया, डिस्चार्ज होगी बैटरी, डिस्चार्ज बैटरी क्या है, डिस्चार्जिंग हो रही है, क्योंकि बैटरी से करंट निकल रहा है, चार्ज डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज के टाइम पे जो ईएमएफ जो बैटरी होती है, वोल्टेज कितना प्रोवाइड करती है अपनी बैटरी के दोनों एंड पे, वो करती है बेटा E माइनस आई आर, वो किसके बराबर है, इस वोल्टेज के बराबर। तो ये दोनों एंड के पे इतना वोल्टेज मिला, और ये वोल्टेज है कितना बेटा, इसके बराबर, ये वोल्टेज कितना 1.4। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, तो आई इंटू आर किसके बराबर आ गया सर, ये आ गया 0.1 के बराबर। अब ऐसे कर लो, सही है। अब आई निकाल लो अपने पास, आई क्या होगा भैया, आई होता है टोटल करंट, टोटल करंट कितना बेटा, वो होता है V बाई आर, V कितना था 1.5 टोटल, तो है ना, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल 14, सॉरी हाँ 14 है, 14 प्लस आर। क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। तो ध्यान से देखो बेटा, आपके पास आई लिख दो, कितना बेटा 50 कितना 1.5 है ना, हाँ 1.5 अपॉन बेटा 14 प्लस आर, ये करंट आ गया, सीरीज में दोनों रेजिस्टेंस जोड़ दिए, सही बात है, इंटू आर,
इंटू आर इज इक्वल टू कितना है 0.1। तो ध्यान से देखो बेटा 1.5 आर इज इक्वल टू 1.4 प्लस 0.1 आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कितना आएगा 1.4 आएगा, तो आर किसके बराबर आ गया बेटा 1 ओम के बराबर आ गया, 1 ओम के बराबर आ गया। देखो ध्यान से कितना, ये 0.1 तो 1.4 आ गया, 1.4 से 1.4 कट गया, तो आर किसके बराबर आ गया 1 ओम के बराबर आ गया। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बताओ, चुन्नू मुन्नू सवाल है सारे के सारे। बताओ भाई, क्या कोई मुश्किल है? सर कतई नहीं भाई। देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपने कभी 12th में टर्म 1 को पास होने के लिए भी पढ़ा है ना, ठीक है, कि पास हो जाऊं मैं, इतना भी पढ़ लिया था सफिशिएंट कि भाई मान लो एक बच्चा जो एवरेज सा स्टूडेंट है 70-80% वाला बच्चा है और ये लेक्चर भी देख लेता है, तो भाई उसका आराम से अच्छा खासा स्कोर कर जाएगा इस एग्जाम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस आपको रिकॉल करनी है चीजें, है ना। चलिए आइए, आओ भैया नेक्स्ट टाइप के सवाल पर बढ़ते हैं। अपने कौन से टाइप के बेटा? असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर बढ़ते हैं। आइए भैया, क्या बोल रहे हैं कि भैया अपने पास 4 स्टेटमेंट्स हो, मतलब अपने पास 2 स्टेटमेंट्स होंगे, एक असर्शन की एक रीजन की। उसके अंदर होता क्या है, बार बार आपको पता ही है, शुरू से आपको पता है, बच्चे थोड़ी हो, है ना, पहले तो पता ही है, छोटी बच्ची थोड़ी हो, है ना, तो आपको पता ही है क्या कि भैया इन जितने भी असर्शन रीजन वाले होते हैं उसमें 2 स्टेटमेंट्स होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। एक क्या होता है भैया, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है ना, तो ए ऑप्शन जनरली होता है। बी ऑप्शन जनरली क्या होता है भैया कि दोनों स्टेटमेंट सही है पर रीजन असर्शन के लिए एक्सप्लेनेशन नहीं है। भैया आपके पास तीसरा क्या होता है? तीसरा सर आपके पास क्या होता है भैया कि एक ठीक है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा ठीक है पहला गलत है। इस तरीके से क्या 4 अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बोल रहे क्या, असर्शन क्या है अपने पास, दो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मेटल येट देयर इज नो करंट इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले ही बताया था, याद करो, पढ़ाते वक्त बताया था कि भैया जब क्या है भाई, कंडक्टर जब हम बाजार से लाते हैं तो अभी भी इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, पर उस टाइम पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के गैर मौजूदगी में इसके अंदर कोई करंट नहीं होता, है ना। पर जैसे ही हम क्या लगा देते बेटा, बैटरी लगा देते इसी सेम कंडक्टर के अक्रॉस, तो क्या हो जाता है बेटा आपके पास, इसी सेम कंडक्टर के अक्रॉस अगर बैटरी लगा देते तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी और भैया वो चलने लगेंगे सही जगह पर सही डायरेक्शन में और आपको एक करंट प्रोड्यूस कर देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ सर। तो पहली स्टेटमेंट यही बोल रहे क्या कि भैया एंड बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कब, जब कंडक्टर अपन वैसे नॉर्मली होता है बिना कनेक्शन के, लेकिन तब करंट नहीं होता, ये बात सत्य है। भैया सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल, रीजन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए नेट करंट क्या होता है बेटा, 0 आता है। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और रीजन असर्शन का एक्सप्लेनेशन भी है। इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन क्या आ गया बच्चा आपके पास, ए आपका इसका आंसर आ गया। क्या इतनी बात समझ में आती है? सर बिल्कुल आती है, कोई समस्या ही नहीं है। तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपके पास कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब है आपके पास 50 वोट का एंड 100 वोट का। 50 वोट एंड 100 वोट क्या है, उसकी रेटेड पावर एक तरीके से, राइट। अब क्या है, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 50 वोट एंड बल्ब ग्लोज मोर बट व्हेन द कनेक्टेड इन पैरेलल 100 वोट बल्ब ग्लोज मोर। भैया जब हमने सीरीज में कनेक्ट किया गया तो आपके पास 50 वोट का जो बल्ब है वो क्या बोलते हैं, ज्यादा ग्लो किया। सही बात है सर। और जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो 100 वोट का बल्ब ज्यादा ग्लो किया। ऐसा क्यों हो रहा है वो देखते हैं ध्यान से बेटा। आपके पास क्या होता है, देखो ध्यान से, आपको पता है क्या, पावर इज इक्वल टू V²/R होते हैं। सर बात तो सही है। अब मान लो उसकी कोई रेटेड वोल्टेज है, रेटेड पावर है कि भाई रेटेड वोल्टेज पर, V वोल्टेज पर जब उसको क्या ऑपरेट करेंगे तो इसका क्या है 50 वोट है, इसका 100 वोट है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिए बेटा, क्या है आपके पास, ये देखो रेजिस्टेंस क्या है आपके पास, V²/P। इसका मतलब बेटा आपके पास क्या है, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, है ना। ये पावर कौन सी है बेटा, रेटेड पावर की बात हो रही है, रेटेड पावर की बात हो रही है, रेटेड पावर। तो यानी कि जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसकी रेटेड पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। अब जरा गौर फरमाइए बेटा आपके पास, आप जरा गौर फरमाइए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, देखो ध्यान से आपके पास क्या है। अब सोच के देखो, अगर मैंने 2 बल्ब को लगा दिया बेटा, है ना, इसकी रेटेड पावर 50 वोट वाली है ना, ये PR हो गया, P रेटेड, और इसका बेटा PR कितना है आपके पास, 100 वोट है। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका R2 है, इसका R1 है। अब आप खुद बताओ कि भैया रेटेड पावर किसकी ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ सर होगा। तो R2 इज लेस देन R1 होगा कि नहीं होगा? सर बात तो ठीक है। अगर रेटेड रेजिस्टेंस क्या है बेटा आपके पास, अगर रेटेड रेजिस्टेंस क्या है, कम है R2 का, तो इसके अंदर I करंट जाएगा। हाँ सर
जाएगा तो इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी आएगी आई स्क्वायर R1, इसकी आएगी बेटा आई स्क्वायर R2। हाँ सर, तो यानी कि दोनों के अंदर पावर किसकी ज्यादा है, किसको ज्यादा पावर मिलेगी, 1 वाले को ज्यादा पावर मिलेगी। अच्छा सर ये पावर तो इसकी कम है, अरे भाई ये रेटेड पावर है, रेटेड पावर फिक्स होती है कि भाई एलिमेंट लाए बल्ब लाए उसकी रेटेड पावर फिक्स है, पर वो कितनी पावर कंज्यूम करेगा वो डिपेंड करेगा आप उसको कितनी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो, है ना। तो रेटेड पावर किसके क्या निकालने के लिए, एक तरीके से रेजिस्टेंस निकालने के लिए है, और हमने देखा कि भाई रेटेड पावर ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अब इन दोनों में रेटेड पावर इसकी ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस कम है, जब इन दोनों को सीरीज में लगा दिया गया तो दोनों में सेम करंट है, तो पावर क्या होगा बेटा आई स्क्वायर R1 और आई स्क्वायर R2। अब जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा। अब यानी पावर कंज्यूम कौन ज्यादा कर रहा है बेटा, ये वाला बल्ब, यानी कि कौन से वाला बल्ब, ये वाला, इसलिए बेटा ये ज्यादा ग्लो करता है सीरीज के अंदर। अब बात आती है जरा किसके अंदर बेटा, पैरेलल के अंदर। देखिए ध्यान से बेटा आपके पास क्या है, अब अगर मैंने क्या किया बेटा, इस बल्ब को अगर मैंने क्या किया बेटा, एक बल्ब था इसको सीरीज में लगा दिया R1 वाले बल्ब को, और ये R2 वाला बल्ब है इसको दोनों को पैरेलल में लगा दिया बेटा, तो आपके पास क्या है, अब वोल्टेज V लगाई, अरे भाई इसके अक्रॉस भी V है इसके अक्रॉस भी V है, तो ये P1 है ये P2 है। अब आपको पता है बेटा पावर 1 कितना होगा V स्क्वायर बाई R1, और पावर 2 कितना होगा बेटा V स्क्वायर बाई R2। अब आपको पता है R2 क्या है, कम है R1 से, तो यहां पर आप रेसिप्रोकल देख पाओगे, पावर 2 क्या है बेटा, ज्यादा होगी पावर 1 से। मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट किया बेटा तो इस वाले को पावर ज्यादा मिली, इस वाले को पावर कम मिली, इसका मतलब बेटा ग्लो कौन होगा बेटा, 100 वोल्ट वाला ज्यादा होगा। इसलिए बेटा क्या है, इस केसेस में पैरेलल के केस में जिसकी रेटेड पावर ज्यादा थी वो ज्यादा ग्लो हुआ, एंड सीरीज के केस में बेटा क्या है आपके पास, जिसकी रेटेड पावर कम थी वो ज्यादा ग्लो हुआ। अब इसका रीजन देखते हैं, रीजन लिखा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द ये 2 बार लिखा है, टू प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, है ना, बट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। सही बात है भैया, जब यहां पर देखा पावर तो आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2 थी, जब वहां पर पावर देखी बेटा तो V स्क्वायर बाई R थी। तो जब पैरेलल में देख रहे हैं बेटा तो जो पावर है वो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और जब सीरीज में देख रहे हैं बेटा तब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, इसलिए ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अरे बोल मेरे भाई ठीक ठाक। चलिए नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो नोट बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ध्यान से बेटा आपके पास, आगे देखिए आपके पास क्या है, 2 बल्ब्स ऑफ सेम वोल्टेज, 2 बल्ब है बेटा, दोनों की सेम रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम है, हैविंग अ कार्बन फिलामेंट एंड द अदर हैविंग अ मेटेलिक फिलामेंट आर कनेक्टेड इन द सीरीज। दोनों को क्या किया बेटा, सेम दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मेटेलिक बल्ब विल ग्लो मोर ब्राइटली देन द कार्बन फिलामेंट बल्ब। अच्छा जी, अब ध्यान से देखिए बेटा आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए क्या है बेटा आपके पास, कि क्या बोल रहा है आपके पास कि अगर हम सेम वोल्टेज वाले, वोल्टेज मतलब सेम पावर, यानी कि रेटेड पावर दोनों की सेम है, अगर पावर 1 पावर रेटेड ऑफ फर्स्ट बल्ब इज इक्वल टू पावर रेटेड ऑफ सेकंड बल्ब है बेटा, तो इसका मतलब क्या है बेटा, रेजिस्टेंस 1 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस 2 है। तो दोनों का रेजिस्टेंस अगर सेम है बच्चे, और दोनों को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो भैया इसमें से करंट जाएगा I, तो इसमें से भी जाएगा I, तो पावर कंजम्पशन जो होगा वो होगा आई स्क्वायर R1, और इसमें बेटा कितना होगा आई स्क्वायर R2। क्या मेरी बात समझ में आई? तो दोनों का ही बेटा करंट भी सेम है और रेजिस्टेंस सेम है, क्योंकि भैया दे रखा है यहाँ पे, तो दोनों के दोनों को जो पावर कंजप्शन होगी वो क्या होगी बेटा, बराबर होगी, जबकि यहां पर कुछ और ही दे रखा है, तो असर्शन हो गया गलत। एंड रीजन भी क्या है, गलत बेटा, कार्बन इज सेमीकंडक्टर, कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं होता, कार्बन के बाद सिलिकॉन शुरू होता है, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर, कार्बन सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्या इतनी बात समझ में आई? तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट। देखो ध्यान से क्या दे रखा है अपने को, असर्शन रीजन में A इज फॉल्स, R इज ऑल्सो फॉल्स। क्या मेरी बात समझ में आई? तो D अपना आंसर आ गया। अरे बोल मेरे भाई, ठीक ठाक? हाँ जी सर, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आइए भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है आपके पास? नेक्स्ट सवाल बोलते हैं क्या, प्रैक्टिकली अ वोल्ट मीटर विल मेजर द वोल्टेज अक्रॉस अ बैटरी नॉट इट्स ईएमएफ। सही बात है भैया, क्योंकि जब बैटरी क्या जो बेसिकली इसके अक्रॉस कुछ लगाओगे, आप कोई वोल्ट मीटर लगाओगे, तो ये क्या करेगा, जो बैटरी के दोनों एंड पर क्या है बेटा, पोटेंशियल है, दोनों एंड पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, ये
जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो तो दिखता ही नहीं, वो तो इसके अंदर है बैटरी के, है ना। तो जो एक्चुअल में मेजर करेगा वो क्या करेगा बेटा, वो E माइनस आई आर करेगा, वो क्या है, V के बराबर है। तो मेजर क्या करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस करता है, ना कि ईएमएफ। क्योंकि भाई जब करंट सर्किट में दौड़ेगा तो क्या होगा बेटा, उसके पास जो ईएमएफ है उससे जनरली क्या होगा, लेस ही वोल्टेज आपको मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ खुद के रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप हो जाता है, तो बाकी बची कुछ ड्रॉप दो एंड के अक्रॉस होती है। क्या मेरी बात समझ में आई? सही बात है। अब देखो ईएमएफ ऑफ द सेल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। सही बात है भैया, ईएमएफ जो है वो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा था क्या, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से बेटा हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, ये बात सत्य है। ऊपर वाला भी सत्य है, पर ये इसका कोई रीजन नहीं है ना, ये इसका कोई रीजन नहीं है कि भैया इसका ईएमएफ सेल जो ईएमएफ है वो पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, ये कोई रीजन नहीं हुआ पहली वाली स्टेटमेंट का। तो यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर कि भैया असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर रीजन क्या है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चे? बिल्कुल समझ में आई सर। क्या आगे बढ़ जाऊं? चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके पास क्या है, द पोटेंशियोमीटर वायर शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ठीक है जी, असर्शन बोला, उसमें क्या था, ऑन पोटेंशियोमीटर वायर द जोकी इज जेंटली टच नॉट प्रेस्ड हार्ड। बिल्कुल सही बात है, देखो ध्यान से बेटा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। जो बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड अपने को उसके बाद दबाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बेटा क्या होता है, अपने को सिर्फ एक सर्किट को कंप्लीट कराना है, तो हम जेंटली पुश करते हैं ताकि सर्किट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। असर्शन क्या है बेटा आपके पास कि द पोटेंशियोमीटर वायर शुड हैव द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्यों होता है बेटा, क्योंकि सोचो अगर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो पूरे में अगर पोटेंशियल ड्रॉप V होगा तो L लेंथ में बेटा कितना, ये मतलब L लेंथ में बेटा कितना पोटेंशियल ड्रॉप है V, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा V/L, तो किसी L डैश लेंथ में कितना होगा बेटा इतना। तो अगर ये सब कब हो सकता है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ लिखते हैं पोटेंशियल। मान लो अपने को इतनी एरिया का पोटेंशियल निकालना है, इतनी एरिया का पोटेंशियल निकालना है, तुम कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू ये वाली लेंथ, मान लो x है तो x लिखते हैं। आपको याद करो मैंने कब बताया था, पोटेंशियोमीटर के अंदर बताया था। बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट टू x लिखना है, अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं हुआ बेटा, तो अपन यूनिफॉर्मली इसको बांट नहीं पाएंगे वोल्टेज को, ऐसा नहीं बोल पाएंगे कि L लेंथ में V वोल्ट है तो इतनी लेंथ में इतना होगा, ये बोलना संभव नहीं होगा। अगर क्या है आपके पास जो क्रॉस सेक्शन है वो अलग मतलब बेसिकली क्या रहा, क्रॉस सेक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास सेम नहीं हुआ। तो क्यों, इसका रीजन देखो, पूरी वायर में करंट तो सेम है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब आपको पता है V किसके बराबर है, आई आर के बराबर, करंट तो सेम है। अब सोचो अलग अलग क्रॉस सेक्शन होगा तो अलग अलग एरिया का, मान लो इस एरिया का और इस एरिया का और इस एरिया का, दो अगर क्रॉस सेक्शन अलग अलग होता, लेट से मान लो क्रॉस सेक्शन ऐसा होता, तो सोच के देखो बेटा इस एरिया का या फिर इस एरिया का, इसमें करंट तो सेम है पर ये जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, क्योंकि मान लो ये भी dx है और ये भी मान लो dx है, तो लेंथ तो सेम है पर एरिया क्या है डिफरेंट, इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या होगा अलग अलग, रेजिस्टेंस अलग होगा तो वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होगा। तो पूरी वो जो वायर होगी, नॉन यूनिफॉर्म जो वायर होगी, उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है छोटे छोटे टुकड़ों में वो अलग अलग होगा। तो हम ये पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू x नहीं बोल पाएंगे। इसलिए बेटा क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। सेकंड पॉइंट आपको बता दिया कि अपने को सिर्फ सर्किट को पूरा कराना है, वायर को तोड़ना नहीं है। सही है, अपने को क्या है, सर्किट कंप्लीट कराना है, इसलिए हम जस्ट जेंटली इसको टच करते हैं, किसको, जोकी को, किसके ऊपर बेटा, पोटेंशियोमीटर वायर पर। तो ये वाली बात भी सही है, पर ये कोई रीजन नहीं हो इसका, तो इसका आंसर भी क्या आ गया बेटा, बी, कि भैया असर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, पर रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई, अगर आ गई तो नोट कर लो भैया। चलिए शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए भैया नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं अपने पास। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन मूव्स more easily through some conductor than when the potential difference is applied. Electron moves more easily through some conductors, same conductor आएगा, ठीक है, than the others when potential some आएगा, some conductors than other, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा, किसी में तो बहुत अच्छे से मूव कर पाते हैं, है ना, और किसी में बहुत बेकार तरीके से मूव करते हैं। भाई जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, मान लो दो अलग अलग वायर है, तो दोनों अलग अलग वायर में हमने सेम पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो किसी में तो अच्छे से फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, किसी में ज्यादा अच्छे से नहीं कर रहे इलेक्ट्रॉन। तो उसका ये पहली लाइन है। उसके बाद बोला द अपोजिशन ऑफ द कंडक्टर टू द करंट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। बिल्कुल सही बात है,
कोलिजन आर द बेसिक कॉज ऑफ द पोजिशन। भैया क्योंकि जब क्या होता है आपस में टक्कर खाते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन टक्कर खाएंगे हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। हिंड्रेंस का मतलब क्या है, वो करंट को रोकने में वो कर रहे हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब वो रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं। सही है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, जब हमने क्या किया पोटेंशियल डिफरेंस लगाया किसी कंडक्टर के अक्रॉस, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट्स एन एक्सेलरेटेड। बिल्कुल सही बात है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा क्या आता है, फोर्स आता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एंड फोर्स आएगा तो उसके पास एक्सेलरेशन भी है। बिल्कुल सही बात है। अब बोला ऑन देयर वे दे फ्रीक्वेंटली कोलाइड विद पॉजिटिव मेटल आयंस and their motion is opposed and this opposition to the flow of electron is called resistance। बिल्कुल सही बात है। the number of collision that the electron make with an atomic collision आएगा, atomic collision depends on the arrangement of atom or ions in the conductor। सही बात है। a long wire offer more resistance than the short wire because there will be more collision। सही बात है। लंबी वायर होगी तो भैया मान लो हर 10 सेंटीमीटर पर टकरा रही है, तो ज्यादा लंबी वायर है तो 10-10 सेंटीमीटर ज्यादा होंगे उसके अंदर, और मान लो छोटी वायर है तो 10-10 सेंटीमीटर कम होंगे उसके अंदर, तो यानी कम कोलिजन होंगे। तो ध्यान से सोचिए बेटा क्या है, अगर लंबी वायर है उसके अंदर ज्यादा कोलिजन होंगे तो उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और बेटा क्या है अगर छोटी वायर है तो उसके अंदर कम कोलिजन होगा तो कम रेजिस्टेंस होगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज व्हेन देयर टेंपरेचर इंक्रीजेज। सर्टेन एलॉयज सच एज कॉन्स्टेंटाइन पता नहीं क्या है, एंड मैग्नीन, ये पता नहीं कुछ ना कुछ गलत लिख रखे हैं इसके अंदर, और क्या है मैग्नीन शोज वेरी स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद द टेम्परेचर एंड आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स। ठीक है, आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर। ठीक है, क्या बोला, शोज वेरी स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर, मतलब बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से उनका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। कुछ एलॉयज ऐसे होते हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। देयर रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर डिक्रीजेज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। आपको बताया भी क्लास के अंदर कि भैया टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बेटा तो जो सेमीकंडक्टर है उनका रेजिस्टेंस कम होता है, यानी कि उसके अंदर करंट बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, है ना। तो ये सारी कहानी थी जो कि क्लास में पढ़ाई हुई है, बस यहाँ पर पैसेज के फॉर्म में दी हुई है। अब क्वेश्चंस देखते हैं बेटा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। गलत। रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, आपको याद होगा रो एल बाई ए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, बिल्कुल गलत है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, ये भी गलत हो गया, तो ये अपना सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। मान लो कंडक्टिंग क्या वायर है तो रेडियस तभी आएगी जब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है लिखूंगा रो इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर। तो क्या है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, आर स्क्वायर के। तो सही लिखा हुआ है सी। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। नोट कर लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा ध्यान से, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक 100 इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इतना, देन आपके पास क्या है, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिशन रेक्टेंगुलर बेस इज, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इतना। बेसिकली ये क्या है बेटा, आपके पास यहाँ पर यूनिट गलत लिखी हुई है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज लाइक क्या, रेजिस्टिविटी। क्या भैया, या फिर बोल सकता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा क्या, जब आपके पास वो रेजिस्टेंस जब एरिया क्या हो 1 मीटर स्क्वायर हो एंड बेसिकली क्या हो, लेंथ भी क्या हो 1 मीटर हो। बेसिकली जब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बराबर हो जाता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बेटा क्या मतलब हुआ, ये आपको दिया हुआ रो की वैल्यू दी हुई है, एक तरीके से रो की वैल्यू दी हुई है कितनी बेटा, 3 × 10⁻⁹। क्या मेरी बात समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आई। अब देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट रेक्टेंगुलर बेस इज। अब ये नहीं पता कौन से रेक्टेंगुलर बेस लेने, है ना, क्योंकि भैया ये 1 × 1 × ही है। तो ध्यान से देखो बेटा, आपके पास क्या है, एक ये क्या है आपके पास, देखिए ध्यान से, ये आपके पास क्यूबॉइड है, ऐसा ही तो है। इसके अंदर ध्यान से देखो बेटा, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कितना बेटा आपके पास, ये आपके पास 100 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर दो तरीके हो सकते हैं करने के, भाई एक तो करंट ऐसे हो रहा हो, ऐसे जा रहा हूं, तो इसमें लेंथ क्या हो गई 100, एरिया क्या हो गया 1 × 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सही बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा आपके पास, कितना, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर देखिए ध्यान से, ये कितना आएगा ओम × ओम बाई मीटर आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वो कितनी आएगी बेटा, बेसिकली रेजिस्टिविटी होती है वो क्या है आपके पास, ओम बाय मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिएगा, यूनिट से मतलब भी नहीं खास ज्यादा। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, आपके पास क्या है, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो रेजिस्टेंस कितना होगा भैया, तो रेजिस्टेंस होगा सर रो इंटू लेंथ। लेंथ कितनी है भैया, लेंथ है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 × 10⁻², और एरिया कितना है बेटा, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर,
यानी कि बेटा कितना होगा 1 इंटू 10 की पावर -4। बात तो ठीक है सर। तो कितना आएगा भैया, यहाँ पर देखो ये कट गया, सही बात है। तो r कितना है बेटा आपके पास, r आ गया आपके पास कितना, रो इंटू 10 की पावर 4। और रो कितना है बेटा आपके पास, रो है 3 इंटू 10 की पावर -9, सही है, इंटू आपके पास 10 की पावर 4, सही बात है सर। तो कितना आंसर आया बेटा आपके पास, ये आ गया 3 इंटू 10 की पावर -5 ओम। ये रेजिस्टेंस निकल गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई है। अरे बोल भाई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो रेजिस्टिविटी के बराबर है, मैग्नीट्यूड की बात हो रहा है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या बेटा? वो रेजिस्टेंस जब हम किसी वायर का, अगर मैं 1 मीटर टुकड़ा लूं और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया हो, उस टाइम पर जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसको बोला स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यूनिट तो क्या है इसकी, ओम। तो ओम बाय मीटर नहीं, ओम सही है ना। पर अगर मैं रेजिस्टिविटी निकालना चाहता हूं उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम बाय मीटर। मतलब बेसिकली जब आप यहां पर 1 पुट कर दोगे लेंथ को भी, और यहां पर 1 पुट कर दोगे, और यहां पर रो है और यहां पर आर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज बेटा क्या है, ये और ये बराबर है ना। पर यूनिट्स अलग अलग होंगी दोनों की। रेजिस्टिविटी की यूनिट अपनी होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट अपनी होगी। आ रही है बात समझ में? सही बात है सर। नोट कर लिया क्या? फटाफट से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं। शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। कर लिया बेटा नोट? बहुत बढ़िया जी। आइए नेक्स्ट बढ़ते। तो अपना आंसर कौन सा है बेटा? सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई? हाँ जी भाई। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि भैया द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक्स आर 1 सेंटीमीटर बाय इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इधर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज इतना। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब बेटा क्या होता है, अगर मैंने क्लास में ना बताया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब वो होता है वो रेजिस्टेंस जब अगर मैं उस किसी एक वायर का रेजिस्टेंस, जो अगर मैं उस वायर की लेंथ 1 मीटर लूं और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया लूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस टाइम पर जो रेजिस्टेंस होगा बेटा वो किसके बराबर होगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होगा। दैट मींस रेजिस्टेंस होता बेटा क्या है आपके पास, रो इंटू एल बाय ए। तो अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करूं बेटा, आर स्पेसिफिक की बात करूं, वो किसके बराबर होगा बेटा? वो होगा रो इंटू 1 मीटर अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई? सही है। तो इतना होगा। और ये किसके बराबर दिया हो बेटा? वो दिया 3 इंटू 10 की पावर -9 ओम के बराबर दिया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। अब जरा गौर फरमाइए बेटा, यहां से रो कितना निकल के आया? रो निकल के आ गया सर 3 इंटू 10 की पावर -9 ओम और मीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, इसने बोला कि अगर मैं इसी मतलब बेसिकली इसी ब्लॉक बेसिकली इस ब्लॉक का अगर मैं पूछूं क्या रेजिस्टेंस, जब इसकी डायमेंशन इतनी है, एक्चुअल में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या कि अगर इतनी होती तो, कितनी होती तो 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता तो रेजिस्टेंस जो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता। पर एक्चुअल में रेजिस्टेंस कब किसका निकालना है? जब भैया लेंथ और ब्रेथ ये वाली है। आ रही है बात समझ में? तो ध्यान से देखिए, हमसे पूछ का कब का रहा है बेटा? हमसे पूछ इस टाइम का रहा है। किस टाइम का? देखिए ध्यान से, अभी कर देते हैं इसको सॉल्व। अभी इसका प्राण पकेरू कर देते। आइए अब ध्यान से देखिए बेटा, आइए सोचिए, ये क्या आपके पास एक क्यूबॉइड आ गया? हाँ सर, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से देखिए दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, ये एक आ गया, ये एक आ गया, ये आ गया और ये आ गया। सर ठीक ठाक सा लग रहा है सर, बढ़िया सा डायग्राम बना दिया सर आपने तो, कतई झंडे गाड़ दिए। आइए अब ध्यान से देखिए भैया, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास क्या है 100 सेंटीमीटर है। इसने बोला कि भैया जो बेस दो बेस हैं उन पर अगर हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो मतलब यहां पर बैटरी लगाने की बात हो रही है। यही तो है बेस तो यही होगा। सही बात है सर। तो यानी कि लेंथ कितनी हुई बेटा? ये वाली लेंथ है। ये क्या है? लेंथ है। तो बेटा लेंथ कितनी हुई इस केस के अंदर बेटा? वो हो गई 1 सेंटीमीटर। एरिया कितना हो गया भैया? इस बेस का एरिया, बेस का एरिया कितना बेटा आपके पास? एक साइड तो 1 है, एक साइड 100 है। तो मैं लिखूंगा बेटा कितना एरिया, कितना आ गया बेटा आपके पास? एरिया जो आएगा बच्चे वो कितना आएगा? वो आएगा 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल आ गई। अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है सर रो इंटू एल अपॉन ए। रो कितना था सर? 3 इंटू 10 की पावर -9 ओम मीटर, इंटू सर लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 की पावर -2 मीटर, अपॉन भैया जो एरिया है वो है कितना? 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 100 इंटू 100 की पावर -4 मीटर का स्क्वायर, है ना। एक सेंटीमीटर कितने बराबर होते हैं बेटा? 1 सेंटीमीटर होते हैं बेटा 1/100 मीटर के बराबर, यानी कि 10 की पावर -2 मीटर के बराबर है, इसलिए वही रखा है। तो ध्यान से देखिए बेटा कितना आएगा आपके पास? यहां से देखो आपके पास ये आएगा 10 की पावर, देखो ध्यान से देखो, ये आ गया आपके पास 10 की पावर -2, इसमें जाके 0 हो गया, और 10 की पावर -2 ऊपर चले गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई सर? बिल्कुल समझ में आ गई। देखो 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 देखो, पीछे तो देखो, ध्यान से देखो कितना आएगा।
3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू बेटा कितना है 1, कितना था बेटा अपने पास 1, यानी कि 10⁻2 था, सही बात। और नीचे कितना गया 10⁻2, 10⁻2 यहाँ पर है, और ये सब कुछ सही सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, क्या 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सही बात है। तो ये 2 0 तो इन्वॉल्व हो गई, 10⁻2 इधर चले गया, तो ये ऊपर 10⁻+2 चले जाएगा, ये भी सही है। 10⁻+2 ऊपर है, तो कितना है 3 इंटू 10⁻9 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। सही, कैलकुलेशन सही है क्या, कैलकुलेशन सही है क्या, मेरे को कैलकुलेशन चेक करने दो। -9 है, 100 सेंटीमीटर है, सही बात है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। एरिया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 100 लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। तो कितना आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ पर आंसर, अपने पास कितना आ जाएगा बेटा 3 इंटू 10⁻9 ओम आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। किताबों में इस बुक का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, कई जगह मैंने देखा है, एक किताब से जिससे क्वेश्चन लिया गया वहां पर उसका आंसर बी दे रखा है। रीजन बीइंग वहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ वैल्यू दे रखी है वहां पर, तो बच्चे कंफ्यूज ना होना, कहीं देख ले तो एक्चुअल डेटा चेक करना और एक्चुअल आपको कैलकुलेशन चेक करनी है, कहीं गलती नहीं है, कहीं मिस्टेक नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है। कभी हड़बड़ाहट में बताता ना कि आंसर तो कुछ और दे दिया सर, आंसर तो ये होना ही नहीं था सर, आंसर यही है मेरे भाई, डोंट वरी, नोट कर लो। चलिए आइए, शाबाश, क्या आगे बढ़ जाओ बेटा, चलिए बेहतरीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लो फटाफट से, पोस्ट करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ता हूं। पोस्ट कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ गए। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, 2 वायर है सेम मटेरियल की, हैव लेंथ L एंड 12 एंड एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन 4A एंड A। भैया एक वायर है जिसका लेंथ है कितना बेटा आपके पास L है, और भैया क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4A। दूसरी वायर है बेटा आपके पास जिसका लेंथ है 2L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा कितना 1 है। इतनी बात समझ में आती है, सही बात है। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वुड बी। अरे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है बेटा ये R1 है, ये R2 है। क्या हमें R1/R2 को रेशियो चाहिए? नहीं, हमें स्पेसिफिक किसका चाहिए बेटा, रेजिस्टेंस का वो चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो रेजिस्टेंस जब वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। भाई इसी वायर की लेंथ अगर मैं 1 मीटर लेता और 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेता तो जितना रेजिस्टेंस होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। और सेम मटेरियल के मतलब दोनों का रो सेम है, तो भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, वो होता है रो इंटू 1 मीटर अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर। यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज बेटा वो किसके बराबर है, रो के बराबर है। और रो दोनों का क्या है, सेम है, तो भाई रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। यानी कि डी इज द राइट आंसर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या बच्चे इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेशियो ले लेते हैं, आंसर एक ना एक जरूर मैच हो जाएगा। तो बच्चा खुश हो जाएगा, ओह मैं सही करके आया। अरे भाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, ना कि रेजिस्टेंस का। सही है, नोट कर लो, आगे बढ़ जाओ। इसके अंदर ये गलती होने के चांस हो जाते हैं। ठीक ठाक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाऊं आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आइए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अरे भैया एक क्वेश्चन पहले करा चुका, मान लो ये एल इसका वो था लेंथ थी, ए एरिया था, रो इसका रेजिस्टिविटी थी और इसका रेजिस्टेंस आर था। तो आप लिख सकते हो आर इज इक्वल टू बेटा रो इंटू एल बाई ए। अब मैंने इसको क्या किया भैया, खींच के 2L लेंथ कर दी, तो भैया नया एरिया मान लो A डैश आ गया। नया एरिया कैसे निकालोगे, वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगी, तो L इंटू ए इज इक्वल टू 2L इंटू ए डैश। तो ए डैश किसके बराबर आ गया बेटा, A/2 के। बात तो ठीक है। तो नया रेजिस्टेंस मान लो इसका R डैश है, तो R डैश लिखोगे बेटा रो इंटू L डैश, L नई लेंथ 2L है, एरिया बेटा A डैश, तो ये कितना आएगा रो इंटू 4L/A, यानी कि कितना आएगा बेटा 4R के बराबर आएगा, 4R के बराबर आएगा। तो A अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। A अपना क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। चुटकियों चुटकियों के सवाल है, छोटू छोटू से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द ग्राफ बिटवीन द करंट I एंड V आइडेंटिफाई द पोर्शन कोरस्पोंडिंग टू द नेगेटिव रेजिस्टेंस। नेगेटिव रेजिस्टेंस देखो बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, I इंटू R होता है। ये ग्राफ कौन सा है बेटा, ये Y है, ये X एक्सिस है, यानी कि बेटा Y इज इक्वल टू ये MX जो होता है बेटा, MX प्लस C जो भी है ना। तो बेसिकली क्या है, ये Y और X का ग्राफ है। अब आप सोच के देखो बेटा, इसके अंदर Y एक्सिस पर कौन है, करंट है ना। तो यानी कि ये क्या होगा, 1/R इज इक्वल टू I/V लिख सकता हूं क्या, क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। तो ध्यान से देखो बेटा, आपके पास कितना लिखूंगा मैं, सोच के देखो। रेजिस्टेंस तो एक कांस्टेंट चीज है, जब मैं किसको चेंज करूंगा, dV चेंज करूंगा तो क्या चेंज होगा, di चेंज होगा,
और इंटू आर रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट चीज है। तो इस ग्राफ इसका ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या होगा बेटा, डी आई बाई डी वी होगा। तो डी आई बाई डी वी क्या स्लोप है ग्राफ का, आपको दिख रहा है ना, वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स तो होता है, तो डी वाई की जगह डी आई हो गया और डी वी क्या हो गया, डी एक्स हो गया। तो स्लोप किसके बराबर है बेटा, यह गया 1/r के बराबर। सर बात तो ठीक ठाक सी लग रही है। अब जरा ध्यान से देखिए बेटा, अगर डी आई बाई डी वी क्या है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो रेजिस्टेंस नेगेटिव है। तो बात खत्म भैया। यहाँ पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो। अब इस रीजन में बेटा क्या है, स्लोप नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर अगेन जीरो, तो अगेन पॉजिटिव। तो डी ई रीजन में क्या है, नेगेटिव स्लोप है। यहाँ पर क्या बेटा, नेगेटिव स्लोप है, इंप्लाइज नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ गई है ना, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अरे बोल भाई, है ना। हाँ चलो, हवा तो नहीं उड़ गई, तोते तो नहीं उड़ गए। चलो आइए भैया, तो यहां पर होती है अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की समाप्ति विद क्वेश्चंस विद थ्योरी। मेरे हिसाब से थ्योरी समझाई, क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए, मेरे ख्याल से अब सारी चीज क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात हो ही नहीं चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए बेसिकली, है ना। फिर भी कोई दिक्कत आए, क्वेश्चन के साथ फाइट करो, थ्योरी को दोबारा देखो, जिस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है उस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ो, 10 जगह से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बस पढ़ना अल्टीमेट गोल है, पढ़ना अल्टीमेट एम है। और जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए जुट जाओ, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा, ये याद रखना। हर बंदा ये बोलता है कि 11वीं 12वीं इंपॉर्टेंट है, ये वो है। मैं एक्चुअल में बता रहा हूं, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है लाइफ में। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, दो बच्चे ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। एक बच्चा अगर कॉलेज से गुजर गया, लेट से आपका कोई सीनियर है, हो सकता है वो 10 साल से काम कर रहा हो और अभी कुछ पैकेज पा रहा हो सकता है आपने अच्छे कॉलेज में करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, आप शायद जिस टाइम पर जितना 10 साल से काम करने के बाद वो जितना कमा रहा है, उतना शायद आप अपनी जॉब की पहले ईयर में कमाना शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, अभी भी चलता आ रहा है और चलता आएगा। तो कॉलेज मैटर करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बेसिकली कंपनीज देती हैं कॉलेजेस को, तो मैटर तो करता है भाई। तो अच्छे कॉलेज की दौड़ में अगर भागना है तो भैया रफ्तार तो तेज रखनी होगी। सही सही, हाँ जी सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।